नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट विद अधी में। दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी आधारित जो पुस्तक आपकी एनसीईआरटी सार संग्रह जो महेश कुमार बर्नवाल जी की है, उस किताब की मैराथन हम लोग देखने वाले हैं। टॉपिक रहने वाला है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके जो भी एग्जाम हो रहे हैं, आप उसमें एनसीईआरटी से प्रश्न आपके सीधे पूछे जाते हैं। तो जैसे आपके एसएससी हो गया, रेलवे आरआरबी एनटीपीसी, ग्रुप डी, यूपीएससी टीआरई 4 या आपके उत्तर प्रदेश में जो यूपी ट्रिपल एस पेट का एग्जाम होने वाला है, इन सभी में आपके एनसीईआरटी से आधारित प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो यह सेशन उन सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए इसमें हम एक एक पॉइंट को देखते हैं और समझते चलते हैं। पहला पॉइंट है पारिस्थितिकी किनके मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। तो यह है आपका जीव समुदाय और वातावरण के। जीव समुदाय यानी कि पौधे, जानवर और इंसान और उनके आसपास का वातावरण यानी कि हवा, पानी, मिट्टी के बीच का संबंध को पारिस्थितिकी कहते हैं। इसको हम लोग उदाहरण से समझते हैं। जैसे हम घर में रहते हैं तो घर की हर चीज से हमारा रिश्ता होता है, फर्नीचर, पानी, खाना। वैसे ही जीव जंतु का भी उनके वातावरण से रिश्ता आपका होता है। देखते हैं अगला पॉइंट। पर्यावरण के 3 प्रमुख घटक कौन से हैं। तो पर्यावरण के जो 3 प्रमुख घटक आपके जैविक संगठक, अजैविक, भौतिक संगठक तथा ऊर्जा संगठक हैं। जैविक संगठक जैसे कि जिसमें जान होती है या जो सजीव होते हैं, जीव जंतु, पेड़ पौधे। अजैविक संगठक जो आपके निर्जीव होते हैं, मिट्टी, पानी, हवा। भौतिक संगठक तथा ऊर्जा संगठक, ऊर्जा यानी कि ऊर्जा की सूर्य की रोशनी। इसको अगर उदाहरण से समझा जाए तो एक बगीचे में फूल, तितली, मिट्टी, पानी और सूरज की रोशनी मिलकर पर्यावरण बनाते हैं। वैसे ही पर्यावरण के 3 जो प्रमुख घटक आपके जैविक संगठक, अजैविक तथा भौतिक संगठक तथा ऊर्जा संगठक आपके हैं। सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी, डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था। यह आपका वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह प्रश्न आपके बार बार पूछे जाते हैं। तो इस शब्द का प्रयोग आपका अर्नी नेस ने किया था। सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग अर्नी नेस ने किया था। अगला पॉइंट है घास स्थल, वन तथा मरुस्थल किस पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण है। तो ये तीनों आपके घास स्थल, मरुस्थल, वन, ये आपके स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण है। चलिए अगला देखते हैं। एक पद जो केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए स्थान का ही नहीं बल्कि जीव के समुदाय में भी उसका कार्यात्मक भूमिका का वर्णन करता है, वह आपका पारिस्थितिकी कर्मता कहलाता है। जैसे अगर इसको समझा जाए, जैसे स्कूल में हर किसी की जिम्मेदारी होती है कि टीचर पढ़ाते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, प्रिंसिपल नियम देखते हैं, वैसे सेम प्राकृतिक में हर जीव की जिम्मेदारी आपकी होती है। तो एक पद जीव द्वारा ग्रहण किए गए स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है, तो पारिस्थितिकी कर्मता कहलाता है। कि 10% नियम किससे संबंधित है। तो 10% का नियम भी आपका काफी महत्वपूर्ण है, तो इसको भी आप याद रखिए कि 10% का नियम ऊर्जा के खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचाने से संबंधित है। देखिए, जो 10% का नियम होता है, जब यह अगले स्तर तक जाता है तो 10% ऊर्जा आपकी मतलब कि स्थानांतरित होती है, ट्रांसफर होती है। तो अगर कोई पौधा है, अगर पौधे में 100 यूनिट ऊर्जा है, अगर उसको एक गाय खाती है या बकरी खाती है, तो उसके अंदर इसका 10% जाएगा, यानी कि 10 यूनिट ऊर्जा उसके अंदर जाएगा। और अब इसको अगर इंसान खाता है या कोई जानवर खाता है तो उसके अंदर 10% यानी कि एक यूनिट ऊर्जा उसके अंदर ट्रांसफर होगी, 1 यूनिट। तो यह है आपका 10% का नियम। चलिए अगला है कि धारणीय या अस्थायी विकास। ये दोनों आपका एक ही है। धारणीय या अस्थायी विकास की अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की थी। तो ब्रेटलैंड कमीशन ने प्रस्तुत की थी। कब की थी। 1987 में। चलिए इसको समझते हैं कि धारणीय या अस्थायी विकास क्या होता है। देखिए, ऐसे विकास जिसमें आज की जरूरत भी पूरी हो और आने वाली पीढ़ियों की जरूरत भी खराब ना हो,
उसे हम लोग अस्थायी विकास या धारणीय विकास कहते हैं। परितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में किस प्रकार के जीव अपघटक कहलाते हैं? देखिए, अपघटक आपके होते हैं कवक और जीवाणु। इसको समझते हैं। देखिए, कवक और जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया, फंगस, इसको ऐसे समझते हैं कि जो भी सड़े गले पत्तों या जानवरों को गलाकर मिट्टी में मिला देते हैं ताकि मिट्टी आपकी उपजाऊ बने, वही आपके कवक और जीवाणु होते हैं। स्थलीय पारिस्थितिकीय तंत्र में जीवभार का पिरामिड कैसा होता है? तो देखिए, स्थल पे यानी कि जमीन पे आपका सीधा होता है, और जीवभार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा यानी विपरीत दिशा में बनता है? तो है आपका जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, यानी कि जल में आपका उल्टा और स्थल में आपका सीधा बनता है। इसका जीवभार का पिरामिड, ये प्रश्न आपका बीपीएससी तैयारी 3 में पूछा गया था। अगर इसको आसान भाषा में समझा जाए, यानी कि जमीन पर जो पेड़ होते हैं ज़्यादा होते हैं, फिर उन पर जानवर आश्रित होते हैं, तो ये आपका सीधा हो गया। और वैसे ही समुद्र में छोटे जीव यानी कि फाइटोप्लैंक्टन बहुत होते हैं और बड़ी मछलियां उनसे कम होती हैं। तो जीवभार का पिरामिड समुद्र में उल्टा हो गया यानी कि विपरीत दिशा में, और स्थलीय में आपका सीधा हो गया। तो ये आप याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो तत्वों के चक्रण को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। जैसे पानी का जो चक्र होता है, पहले बारिश होती है, बारिश के बाद पानी जाता है नदी में, नदी के बाद वो आपका समुद्र में, समुद्र के बाद फिर क्या होता है, धूप लगती है, वाष्पन की प्रक्रिया होती है, वो चला जाता है, फिर आपका बादल बन जाता है, फिर बादल के बाद फिर आपका बारिश में। तो ये आपका जैव भू रासायनिक चक्र हो गया। वैसे ही पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रों को क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र। वैसे ये भी आपका एक रासायनिक चक्र है। चलिए अगला देखते हैं कि समुद्री वातावरण में कौन सा जीव मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं? देखिए, तो मुख्य समुद्री वातावरण में आपके जो मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं वो आपके फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं। और अगर सामान्य देखा जाए स्थलीय पर, तो आपके जो प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं? हरे पेड़ पौधे होते हैं। पारितंत्र का गतिक हृदय किसे कहा जाता है? तो पारितंत्र का जो गतिक हृदय आपका ऊर्जा प्रवाह व खनिज चक्र कहलाता है। एक बार ध्यान दीजिए, समुद्री वातावरण में जो प्लैंक्टन्स है, इसको अगर देखा जाए तो ये क्या है कि ये समुद्र के छोटे छोटे हरे जीव हैं जो सूरज की रोशनी से भोजन आपके बनाते हैं। सूरज की रोशनी सबके ये आपके भोजन बनाते हैं। अब अगला पॉइंट था कि परितंत्र का गतिक हृदय किसे कहा जाता है? तो ऊर्जा प्रवाह व खनिज चक्रों को। देखिए, जैसे शरीर का जो हृदय होता है वो खून पहुंचाता है, वैसे ही ऊर्जा और खनिज पूरे परितंत्र को चलाते हैं। तो इसलिए परितंत्र का गतिक हृदय किसे कहा जाता है? तो ऊर्जा प्रवाह व खनिज चक्रों को। किसी क्षेत्र के सभी जीवधारी तथा वातावरण में उपस्थित अजैव घटक संयुक्त रूप से किसका निर्माण करते हैं? तो ये आपके परितंत्र का निर्माण करते हैं। चाहे जीवधारी हो तथा वातावरण और उपस्थित जो अजैव यानी कि जो निर्जीव हैं, निर्जीव घटक, ये किसका निर्माण करते हैं? तीनों मिलके तो परितंत्र का ये निर्माण करते हैं। अब बायोम एवं जैव मंडल, इसका पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है इसको देखते हैं। पृथ्वी पर पेड़ पौधे तथा जीव जंतुओं सहित सभी प्रमुख पारिस्थितिकी तंत्र क्या कहलाते हैं? ये आपके बायोम कहलाते हैं। सबसे पहला तो यही हो गया कि बायोम किसे कहते हैं। अब बायोम में सबसे बड़ा बायोम क्या होता है? तो पृथ्वी पर सबसे बड़ा बायोम कौन सा है? तो है आपका जलीय बायोम। जो ये बायोम होता है सबसे बड़ा बायोम होता है। कौन? जलीय बायोम। और बायोम किसे कहते हैं? पेड़ पौधे और जीव जंतु सहित सभी प्रमुख पारिस्थितिकी तंत्र को हम लोग बायोम कहते हैं। चलिए अगला पॉइंट है कि सबसे कम जैव विविधता तथा जैव भार वाला बायोम कौन सा है? देखिए, सबसे बड़ा तो आपका जलीय हो गया, और सबसे कम भार वाला और कम जैव विविधता वाला आपका टुंड्रा बायोम हो गया। टुंड्रा जैव मंडल के अंतर्गत किन संगठनों को सम्मिलित किया जाता है? तो वे है आपके जैविक तथा अजैविक, यानी कि जिसमें जान होता है, जिसमें जान नहीं होता, सजीव वस्तुएं और निर्जीव वस्तुएं। तो जैव मंडल में इन दोनों को शामिल किया जाता है। अगला पॉइंट है कि कौन सा तंत्र किसी समुदाय के सभी जीवों से संबंध स्थापित करता है? तो वह है आपका खाद्य जाल, यानी कि फूड वेब।
अगला पॉइंट है कि सभी उपभोक्ताओं में कौन सा गुण पाया जाता है। तो जितने भी उपभोक्ता होते हैं ये सभी आपके परपोषी होते हैं। ठीक, चलिए अगला पॉइंट है, वे प्रजातियां जो किसी समुदाय में प्रचुरता तथा जीवभार की अल्पता के बाद सामुदायिक अभिलक्षणों पर अपना प्रभाव दर्शाती है, कीस्टोन प्रजाति कहलाती है। कीस्टोन प्रजाति क्या कहलाती है? वे प्रजातियां जो किसी समुदाय में प्रचुरता तथा जीवभार की अल्पता के बाद भी सामुदायिक अभिलक्षणों पर अपना प्रभाव दर्शाती है, उसे हम कीस्टोन प्रजाति कहते हैं। चलिए, एबोनी महोगनी वृक्ष किस वन से संबंधित है? तो ये आपके उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। तो प्रश्न अगर पूछे कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कौन कौन से हैं, तो एबोनी और महोगनी वृक्ष। चलिए अगला है कि साल, सागौन, शीशम किस बायोम के वृक्ष हैं? तो ये तीनों आपके मानसूनी वन बायोम है। तो मानसूनी में साल, सागौन, शीशम आ जाएगा और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में एबोनी और महोगनी। साथ में आप लिखते चलिए, तभी आपको याद होगा, और एक अपना नोट्स बनाते चलिए। चलिए अगला है, किस बायोम की भूमि अम्लीय तथा अल्प खनिज वाली होती है? तो किस बायोम की? तो वह है आपकी शंकुधारी वन। तो शंकुधारी वन होते हैं या शंकुधारी जो बायोम होते हैं उसकी भूमि आपकी अम्लीय तथा अल्प खनिज वाली होती है। अगला पॉइंट है कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर पारिस्थितिकी उत्पादन का क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, विषुवत रेखा है, जैसे कि ये हो गया आपका बीच में विषुवत रेखा है, अब विषुवत रेखा से ध्रुव की तरफ जाने पे जैसे इधर बढ़ेंगे, ये ध्रुव है, तो ध्रुव पे जाने पे क्या होता है कि पहले बढ़ता है फिर घटता है। इस बीच में आपका विषुवत रेखा है, यहाँ पे कर्क रेखा होती है, तो यहाँ पे क्या होता है, उत्पादन अधिक होता है। जैसे जैसे आप बढ़ते हैं ऊपर की तरफ, ध्रुव की तरफ, या इधर भी ध्रुव की तरफ बढ़ते हैं, तो ठंड बर्फीला एरिया हो जाता है, जहाँ पे आप जो उत्पादन होता है, पारिस्थितिक उत्पादन होता है आपका, घटता है। चलिए अगला पॉइंट है, किस वायु में सबसे कम तापमात्रा पाया जाता है? तो वो आपका जो वायुम है अयनवर्ती सदाबहारी वर्षा वन, इसमें आपका सबसे कम तापांतर पाया जाता है। चलिए अगला पॉइंट है, किस वायु में प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक होती जाती है? तो आपका विषुवतीय वन वायुम में, क्योंकि विषुवतीय वन वायुम जैसे ये पृथ्वी है, इस बीच का जो हिस्सा होता है ये क्या है, विषुवतीय वन। यहाँ पे क्या होता है कि सबसे अधिक प्राथमिक उत्पादकता होते हैं। चलिए अगला है कि विश्व की सर्वाधिक विक्षुब्ध पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा माना जाता है? तो वह है आपका मानसूनी वायुम। कि यूकेलिप्टिक वृक्ष को पारिस्थितिकी शत्रु इको एनिमी कहा जाता है। यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में बहुतायत में पाया जाता है। देखिए, ये जो आपका सफेदा जो होता है, यह आपका पारिस्थितिकी शत्रु कहा जाता है, क्योंकि ये पानी बहुत ज़्यादा अपना ये ग्रहण करता है, जहाँ पे ये मतलब कि इसको पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। चलिए अगला है पॉइंट कि सागर जल के नितल यानी कि तलहटी में रहने वाले जीवों को कौन सा संज्ञा दी जाती है? तो सागर के जो तल में मतलब तलहटी में रहते हैं उन्हें हम बेंथस कहते हैं। क्या कहते हैं? बेंथस। चलिए अगला पॉइंट है कि रेंडियर किस वायुम का जंतु है? तो रेंडियर आपका टुंड्रा वायुम का जंतु है। तो टुंड्रा वायुम में आपका रेंडियर पाया जाता है। चलिए अब देखते हैं इसमें अगला पॉइंट क्या दिया हुआ है। भारत में वन संरक्षण विभाग द्वारा कब से वन रिपोर्ट प्रकाशन किया जा रहा है? तो वह किया जा रहा है आपका वर्ष 1987 से। तो देहरादून स्थित भारतीय वन सर्वेक्षण स्थान के द्वारा प्रति 2 वर्षों के अंतराल पर भारत वन स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। यानी कि प्रति 2 वर्षों में आपका भारतीय वन सर्वेक्षण स्थान जो कि आपके देहरादून में है, वो क्या करता है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट आपका जारी करता है प्रत्येक 2 वर्षों में। लानोस और कैंपोस घास, देखिए ये भी आपका महत्वपूर्ण है, घास से आपका पूछता है। तो लानोस और कैंपोस घास किस वायुम में पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती हैं आपके उष्णकटिबंधीय घास वायुम। यानी कि लानोस और कैंपोस घास आपके उष्णकटिबंधीय घास के प्रकार हैं। अगला पॉइंट है कि कौन सी प्रजाति एक बड़े निवास स्थान पर रहती है और सामान्यतः प्रवासी होती है?
तो निवास स्थान पर रहती है तथा सामान्यतः प्रवासी होती है, वो है आपकी अम्ब्रेला प्रजाति। अम्ब्रेला प्रजाति आपकी एक बड़े निवास स्थान पर रहती है तथा यह सामान्यतः प्रवासी होती है। चलिए अगला पॉइंट है कि प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? तो ये आपका पतझड़ वन। ठीक, प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र आपका पतझड़ वन है। देखिए एक एक लाइन को हम दो बार पढ़ रहे हैं ताकि अच्छे से समझ में आए और याद हो जाए। चलिए अगला है कि अनुकूलतम बायोम की दशाएं किस बायोम में पाई जाती हैं? तो अनुकूलतम बायोम आपकी अयनवर्ती सदाबहारी वर्षा वन बायोम में पाई जाती हैं। अगला है कि हाथी घास किस बायोम की एक प्रमुख घास है? तो हाथी जो घास है आपका एलिफेंट ग्रास, ये आपका सवाना बायोम का एक प्रमुख घास है। तो सवाना। अगला पॉइंट है कि किसी भी बायोम में प्राणियों का जीवन उनकी क्रियाशीलता की तीव्रता तथा उनकी संख्या किस पर निर्भर करती है? तो यह आपका निर्भर करती है संरचना, सकल बायोमास एवं जातियों के संगठन पे। यानी कि किसी भी बायोम में प्राणियों का जीवन उनकी क्रियाशीलता की तीव्रता तथा उनकी संख्या किस पर निर्भर करती है? तो यह निर्भर करती है उनके संरचना पे, उनकी सकल बायोमास पे और जातियों के संगठन पे। अगला पॉइंट है कि विश्व के किस बायोम को प्रमुख अन्न भंडार तथा दुग्ध व्यवसाय का केंद्र कहा जाता है? तो आपका शीतोष्ण घास बायोम को। जो शीतोष्ण घास का बायोम होता है ये अन्न भंडार और दूध व्यवसाय का केंद्र कहा जाता है। की स्टोन प्रजातियों का संरक्षण करना आवश्यक है। तो उनका संरक्षण करना आवश्यक है। तो पारितंत्र के अन्य प्रजातियों की स्टोन प्रजातियों के प्रति अत्यंत संवेदनशील होती हैं। की स्टोन प्रजातियों के विलुप्त होने पर अनेक अन्य प्रजातियां भी विलुप्त हो जाती हैं, इसलिए इनका संरक्षण करना बहुत जरूरी है। अगला पॉइंट है पौधों की जाति, उनकी संरचना एवं वृद्धि किस पर निर्भर करती है? तो ये निर्भर करती है उनकी पर्यावरण के भौतिक एवं जैविक कारकों के अंतर संबंध पे। जो पौधों की जाति होती है, संरचना होती है और उनकी वृद्धि होती है, यह सभी उनके पर्यावरण के भौतिक और जैविक कारकों के अंतर संबंध पे डिपेंड करती है। अगला पॉइंट है पर्णपाती वन किस प्रकार के बायोम में पाए जाते हैं? देखिए पर्णपाती वन आपके मानसून वन में पाए जाते हैं। मानसून वन बायोम आपका पर्णपाती वन होता है। दो भिन्न कहलाता है। दो भिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य स्थित संक्रमण मंडल आपका इकोलाइन कहलाता है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। सर्वप्रथम पारिस्थितिकी स्तूप, ये आपका पारिस्थितिकी स्तूप की परिकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? तो ये आपकी चार्ल्स एल्टन ने की थी। ये भी आपका महत्वपूर्ण है, इसे भी आप अच्छे से याद कीजिएगा। पारिस्थितिकी स्तूप परिकल्पना बार बार पूछता है तो किसने दिया था? चार्ल्स एल्टन ने। अगला पॉइंट है भारत में किस क्षेत्र को पारिस्थितिकी उष्ण स्थल यानी कि इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट की संज्ञा दी जाती है? तो पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट आपका पारिस्थितिकी उष्ण स्थल है जो कि आपका इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट है, पश्चिमी घाट, याद रखिए। चलिए अब जो बॉक्स में बना के दिया हुआ है ये भी आपका काफी महत्वपूर्ण होता है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को पृथ्वी के फेफड़े के नाम से जाना जाता है। किसे पृथ्वी के फेफड़े के नाम से जाना जाता है? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार बायोम को हम लोग पृथ्वी के फेफड़े के नाम से जानते हैं। चलिए देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है जैव विविधता। दोस्तों अगर यह सेशन पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर करिए। और बाकी इस किताब की पूरी मैराथन हम एक एक करके लेके आएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी अगला वीडियो लेकर आएँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए देखते हैं जैव विविधता। सबसे पहले जैव विविधता का क्या अर्थ है? तो जैव विविधता जो बायोडाइवर्सिटी होती है, एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतुओं की उपस्थिति। जो आपकी जैव विविधता होती है
एक आपका निर्धारित क्षेत्र होता है, उसमें आपके विभिन्न प्रकार के पादप यानी कि पौधे एवं जंतुएं की उपस्थिति को हम लोग जैव विविधता कहते हैं। अगला देखिए, सर्वप्रथम जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ये किया था वाल्टर जी रोसन ने। ये भी आपका महत्वपूर्ण है, इसे भी आप अच्छे से याद रखिए कि जैव विविधता शब्द का प्रयोग आपका वाल्टर सी रोसन ने किया था। आगे दिया हुआ है कि किस भौगोलिक क्षेत्र को जैव विविधता का भंडार कहा जाता है? कौन सा क्षेत्र है भौगोलिक क्षेत्र जिसे जैव विविधता का भंडार कहा जाता है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन। जो उष्णकटिबंधीय वर्षावन होते हैं वहां पे जैव विविधता आपकी अधिक पाई जाती है। अगला पॉइंट है जो बॉक्स में बना के दिया हुआ है कि वन्य जीव अभ्यारण्य, जैव मंडल, आरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी की स्थापना जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए किया जाता है। जैव विविधता को सुरक्षित करने के लिए आपका वन्य जीव अभ्यारण्य बनाया जाता है, जैव मंडल, आरक्षित क्षेत्र और अब राष्ट्रीय उद्यान आपके बनाए जाते हैं, क्योंकि जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए यह एक माध्यम होते हैं। चलिए अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा दशक 2011-2020 को किस रूप में घोषित किया गया था? तो जो 2011-2020 के रूप में आपका संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या किया था कि जैव विविधता के रूप में आपका घोषित किया था, जैव विविधता दशक के रूप में घोषित किया था। कब? 2011 से 2020। चलिए अगला पॉइंट है, हॉटस्पॉट शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? हॉटस्पॉट शब्द सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? तो नॉर्मन मायर ने वर्ष 1988 में। हॉटस्पॉट भी आपका महत्वपूर्ण है। हॉटस्पॉट शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? तो नॉर्मन मायर्स ने। कब? 1988 में। चलिए अगला पॉइंट है, ऐसे क्षेत्र जो पारिस्थितिकीय दृष्टि से अत्यधिक उत्पादक होते हैं तथा जहां स्थानिक जातियों की उपलब्धता तथा जैव विविधता अधिक पाई जाती है, जैव विविधता हॉटस्पॉट कहलाते हैं। वर्तमान में विश्व में इनकी संख्या कितनी है? 36 है। वर्तमान में इसकी संख्या कितनी है आपकी? 36 है। तो जो जैव विविधता हॉटस्पॉट होते हैं क्या कहलाते हैं? जो आपकी पारिस्थितिकी दृष्टि से अत्यधिक उत्पादक होते हैं, वहाँ पे अधिक उत्पादक होते हैं तथा वहाँ के जो स्थानिक जातियाँ होती हैं उनकी उपलब्धता तथा जैव विविधता अधिक पाई जाती है, तो वहाँ पे जैव विविधता हॉटस्पॉट उनको कहा जाता है। और वर्तमान में कितने हैं आपके? 36 हैं। चलिए अगला है, भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण कहाँ स्थापित किया गया है? तो आपके तमिलनाडु में, आपका चेन्नई में। कब? 2003 में। अगला है कि भारत में लेहबेरी क्या है? लेहबेरी के नाम से कौन सा पर्णपाती झाड़ी प्रसिद्ध है? तो लेहबेरी के नाम से जो पर्णपाती झाड़ी है वो है आपका सीबक थार्न। क्या है? सीबक थार्न। अगला पॉइंट है, भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक किस क्षेत्र यानी किस राज्य में पाया जाता है? तो जो अति सघन वन होते हैं आपके, वो आपके अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। यानी कि जो अति सघन वाले जो पौधे होते हैं, यानी कि जो क्षेत्र होता है वो अरुणाचल प्रदेश में आपका पाया जाता है। चलिए देखते हैं अगला, एम स्ट्रीम्स शब्द किससे संबंधित है? तो एम स्ट्रीम्स आपका बाघ अभयारण्य के रख रखाव से संबंधित है। किससे संबंधित है? एम स्ट्रीम आपका जो बाघ होते हैं, बाघ अभयारण्यों के रख रखाव से संबंधित है। भारत में जैव सुरक्षा उपसंधि यानी कि प्रोटोकॉल पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? तो जैव सुरक्षा उपसंधि पे आपका जो हस्ताक्षर किए गए थे 23 जनवरी 2001 को। कब किए गए थे? 23 जनवरी 2001। चलिए देखते हैं, प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा नामक पादप, जो यह आपका प्लांट है, प्रोसोपिक जूलीफ्लोरा नामक प्लांट पर्यावरण को किस प्रकार से हानि पहुंचाता है? तो ये क्या करता है कि जिस क्षेत्र में उगता है वहाँ की जैव विविधता को कम करने लगता है। तो ये आपका जूलीफ्लोरा नामक जो ये पौधा है, यह पर्यावरण के लिए हानिकारक होता है, क्योंकि जहाँ पे यह मतलब कि उगता है वहाँ पे क्या करता है कि उस जैव विविधता को कम करने लगता है। चलिए अगला है, भारत में सिंह पूछ वानर यानी कि मकाक
सिंह पुच्छ वानर यानी कि मकाक के प्राकृतिक आवास कहाँ पाए जाते हैं? तो ये आपके तमिलनाडु, केरल एवं कर्नाटक में पाए जाते हैं। सिंह पुच्छ वानर ये आपके भारत में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में। अगला पॉइंट है कि भारत सरकार द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया था? यह भी आपका काफी महत्वपूर्ण है, इसे भी आप अच्छे से याद रखिए कि भारत सरकार द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया था? तो वर्ष 2002 में। चलिए, किसी पक्षी के विलुप्त हो जाने के कारण मॉरिशस में सिडराक्सी ग्राडिफ्लोरम नामक पादप प्रजाति भी विलुप्त हो गई थी। बताइए, मॉरिशस में सिडराक्सी ग्राडिफ्लोरम नामक पादप जब प्रजाति विलुप्त हो गई थी, तो उस समय डोडो पक्षी, जो आपकी डोडो पक्षी थी, यह उपयुक्त पौधों के फल को खाकर उसके बीजों को अंकुरण में सहायक करता था। क्योंकि जब डोडो पक्षी आपकी जब ये विलुप्त हो गई, तो आपका ये पौधा है सिडराक्सी ग्राडिफ्लोरम नामक पौधा, ये भी आपकी विलुप्त हो गई। कारण ये था कि जब ये पक्षी जो थी इन फलों को खाकर और उनके बीजों को अलग अलग जगह पे अंकुरण करने में सहायक प्रदान करती थी, मतलब सहायता करती थी। चलिए, अगला है कि भारत का प्रथम समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो आपका कच्छ की खाड़ी, जो कच्छ की खाड़ी है, भारत का प्रथम समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है। ये प्रश्न आपका काफी रिपीट हुआ है कि प्रथम समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो कच्छ की खाड़ी। तो इसे भी आप अच्छे से याद रखिए, नोट कर लीजिए। चलिए, अब भारत में जितने भी जैव विविधता हॉटस्पॉट है, जैव विविधता हॉटस्पॉट है, उसको देख लेते हैं। भारत में आपके 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट पाए जाते हैं, मतलब 4 क्षेत्र हैं। तो कौन कौन है आपके? पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा क्षेत्र, पूर्वी हिमालय और सुंडालैंड निकोबार द्वीप समूह में क्या है? देखिए, क्या इसमें क्या है कि कभी कभी किसी प्रश्न में इनमें से 3 ऑप्शन दे देता है और एक को कोई दूसरा नाम दे देता है और उसमें आपको सेलेक्ट करना होता है, इसलिए इन चारों नाम को याद करना आपको जरूरी है। तो कौन कौन से हैं? पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा क्षेत्र, पूर्वी हिमालय और सुंडालैंड। ये आपके 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं, यानी कि यहाँ पे जैव विविधता को संरक्षित किया जाता है। चलिए, अगला देखते हैं। चलिए, फ्लाइंग फॉक्स अर्थात उड्डयन बुलबुल, जिसे ग्रेट इंडियन फ्रूट बैट भी कहा जाता है, यह क्या है? तो यह आपका चमगादड़ों के लिए एक प्रजाति है। जो चमगादड़ होते हैं उनकी एक प्रजाति है, क्या? उड्डयन बुलबुल। और इसे हम लोग क्या कहते हैं? मतलब ग्रेट इंडियन फ्रूट बैट भी कहा जाता है। किसे? यही सब आपकी चमगादड़ की एक प्रजाति है। इनके नाम अलग अलग हैं, फ्लाइंग फॉक्स, उड्डयन बुलबुल, ग्रेट इंडियन फ्रूट बैट्स, नाम याद रखिएगा। चलिए, अगला पॉइंट है कि रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट किस संगठन से संबंधित है? तो पहली बात कि रेड डाटा बुक क्या होता है और रेड लिस्ट क्या होता है, तो इसको जानना जरूरी है। देखिए, रेड डाटा बुक में क्या होता है कि जो पक्षियाँ आपके विलुप्त हो रही हैं या विलुप्त के कगार पे हैं, तो उनको वहाँ पे शामिल किया जाता है। तो रेड डाटा बुक जो होता है आपकी IUCN जारी करती है, IUCN इसको जारी करती है। तो रेड डाटा बुक आपका किस संगठन से संबंधित है? तो IUCN से। चलिए, अगला है, कौन सी औषधि गिद्धों की संख्या में कमी के लिए उत्तरदायी है? देखिए, पहले क्या था कि गिद्ध बहुत ज्यादा थे, और जब से ये औषधि जानवरों को, जैसे कि गाय, भैंस, बकरी को, मतलब कि उनके शरीर में जब ये प्रवेश किया ये दवा, तो इसके कारण जो गिद्ध थे खाने के बाद जो गिद्ध है एकदम से समाप्त हो गए। तो वो दवा का क्या नाम था? डाइक्लोफेनेक सोडियम। ये एक दवा है जिसको जानवरों में शायद इंजेक्शन के रूप में, सुई के रूप में दी जाती थी बीमार होने पे, ऐसा कुछ है। तो जब वो जानवर की मौत होती थी, तो मरने के बाद उनको जब गिद्ध खाते थे तो उनकी मृत्यु हो जाती थी। तो ये दवा का नाम क्या है? डाइक्लोफेनेक सोडियम। चलिए, अगला है, भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह है आपका बल्लभगढ़, हरियाणा में। किसका? भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बल्लभगढ़, हरियाणा। अगला पॉइंट है कि वृक्षों पर रहने वाले किस स्तनधारी का जूलॉजिकल नाम एलुरस फ्लेंगस है? किसका नाम है? तो यह आपका रेड पांडा, रेड पांडा। चलिए, अगला है,
भारत में रेड पांडा के प्राकृतिक आवास कहाँ पाए जाते हैं? तो जो रेड पांडा है ये आपके उत्तर पूर्वी भारत के उप हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान किस जंतु के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो ये हिंगुल मृग के लिए। ये भी आपका पॉइंट महत्वपूर्ण है। हिंगुल मृग के बारे में पूछता है कि दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान किस जंतु के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो हिंगुल मृग, ये आपके हिंगुल हिरण के लिए प्रसिद्ध है। भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो सबसे ऊंचाई पे जो भारत का जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो कि आपका लद्दाख में है। लद्दाख में आपका हेमिस राष्ट्रीय उद्यान आपका क्या सबसे ऊंचाई पे है। चलिए, इसमें अगला पॉइंट दिया हुआ है कि किस समूह के जीव को अमोनिया को नाइट्राइट में परिवर्तित करते हैं? तो उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है नाइट्रोसोमोनास। किस समूह के जीव अमोनिया को नाइट्राइट में परिवर्तित करते हैं? तो जो नाइट्रोसोमोनास होता है ये आपका अमोनिया को नाइट्रेट में बदल देता है। ये धान का पौधा नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करता है? तो जो धान का पौधा होता है नाइट्रोजन को अमोनियम के रूप में ग्रहण करता है। किसमें? अमोनियम के रूप में ग्रहण करता है। जीवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में रासायनिक तत्वों का प्रवेश किस माध्यम से होता है? जीवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में रासायनिक तत्वों का प्रवेश किस माध्यम से होता है? तो पौधों के जड़ों के द्वारा। किसके द्वारा? पौधों के जड़ों के द्वारा। चलिए, बॉक्स में जो ये दिया गया है यह भी आपका महत्वपूर्ण है कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को, जो भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य हैं वो जैव विविधता का द्वार कहा जाता है। तो पूछता है कि जैव विविधता का द्वार किसे कहा जाता है? तो पूर्वोत्तर राज्यों को, जो भी पूर्वोत्तर राज्य हैं उनको जैव विविधता का द्वार कहा जाता है। चलिए, अगला दिया हुआ है, देखिए अब जो ये हर पेज के नीचे जो बॉक्स में दिया हुआ है इसे भी देख लेते हैं। अखिल भारतीय बाघ गणना 2022, अखिल भारतीय बाघ गणना 2022 के अनुसार भारत में बाघों की संख्या कुल 3882 थी और उनमें कितनी हो गई? 2022 में कितनी हो गई? 3682। अब वर्तमान में कितना है उसका डाटा आप कमेंट करिए। भारत को कितने जैव भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो भारत को आपके 10 जैव भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। जब कोई समुदाय अस्थायी, परिपक्व, जटिल तथा दीर्घकालिक होता है तो उस किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो उसे हम लोग कहते हैं चरम समुदाय, क्लाइमेक्स कम्युनिटी। जब कोई समुदाय अस्थायी, परिपक्व, जटिल, दीर्घकालिक होता है तो उसे किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो चरम समुदाय, इंग्लिश में बोलेंगे क्लाइमेक्स कम्युनिटी। चलिए, अगला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो वो है मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी सबसे बड़ा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। किस वृक्ष को कल्प वृक्ष की उपमा प्रदान की गई है? तो कल्प वृक्ष आपका नारियल को कहा जाता है। ये भी प्रश्न आपका एक बार पूछा गया था, जहां तक याद है। कल्प वृक्ष किसे कहते हैं? तो नारियल को। भारत में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों के स्वर्ग के नाम से प्रसिद्ध है? तो स्वर्ग के नाम से, पक्षियों के स्वर्ग के नाम से केवला देव राष्ट्रीय उद्यान को जाना जाता है, जो कि आपके राजस्थान के भरतपुर में है। तो ये भी याद रखिए कि केवला देव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो भरतपुर, राजस्थान में, और पक्षियों के स्वर्ग के नाम से ये प्रसिद्ध है। चलिए, केवला देव के बारे में और जान लेते हैं। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान से होकर कौन सी नदियां प्रभावित होती हैं? तो केवला देव राष्ट्रीय उद्यान से आपकी बाणगंगा तथा गंभीरी, ये आपकी नदियां बहती हैं। वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थानीय संरक्षण पद्धति के अंतर्गत कौन सा स्थल सम्मिलित नहीं है? तो इसके अंतर्गत आपका वनस्पतिक उद्यान आपका सम्मिलित नहीं है। किसके अंतर्गत? वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थानीय संरक्षण पद्धति के अंतर्गत कौन सा स्थल सम्मिलित नहीं है? तो आपका वनस्पति उद्यान, वनस्पति उद्यान। चलिए, अगला पॉइंट है कि कृत्रिम ग्रीन हाउस द्वारा वनस्पतियों का संरक्षण किस विधि के अंतर्गत आता है? तो कृत्रिम ग्रीन हाउस द्वारा वनस्पतियों का संरक्षण किस विधि के अंतर्गत आता है? तो वह है आपका बाह्य स्थानीय संरक्षण पद्धति। क्या है? आता है। चलिए, अगला है, वर्तमान में भारत में कुल कितने जैव मंडल रिजर्व हैं? तो इस समय आपके वर्तमान में आपके 18 जैव मंडल रिजर्व हैं। चलिए, अब देखते हैं भारत के वन राष्ट्रीय उद्यान, जीव अभ्यारण्य, टाइगर रिजर्व देखते हैं। जम्मू कश्मीर में कौन कौन से हैं राष्ट्रीय उद्यान? तो दाचीगाम, सलीम अली,
यानी कि सिटी फॉरेस्ट या किश्तवाड़ काजीनाग, ये आपका जम्मू कश्मीर में है। राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से आपके? दाची-गाम, सलीम अली, सिटी फॉरेस्ट, किश्तवाड़ और काजीनाग, ये आपका जम्मू कश्मीर में है। अगला है हेमिस। हेमिस जो हाई है आपका राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका लद्दाख में है। और कालसेर सुल्तानपुर, ये आपका हरियाणा में है। कालसेर सुल्तानपुर आपका हरियाणा में है। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क और इंदर किला, ये आपके हिमाचल प्रदेश में है। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क और इंदर किला हिमाचल प्रदेश में है। अगला है उत्तराखंड में कौन कौन से आपके राष्ट्रीय उद्यान है। तो देखिए ये काफी महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड में आपके काफी हैं। ज्यादातर पूछता है कि जिम कॉर्बेट प्रथम राष्ट्रीय उद्यान वर्ष 1936। देखिए ये जो उद्यान है आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जो कि आपको 1936 में इसको स्थापित किया गया था या बनाया गया था। तो जिम कॉर्बेट प्रथम राष्ट्रीय उद्यान हो गया। उसके बाद गंगोत्री, गोविंद पशु विहार, नंदा देवी, राजा जी, फूलों की घाटी, ये सभी आपके उत्तराखंड में हैं। चलिए अब देखते हैं राजस्थान में कौन कौन से आपके राष्ट्रीय उद्यान है। तो राजस्थान में आपके केवला देव, रणथंभौर, सरिस्का, मरुस्थलीय और मुकुंदरा हिल्स यानी कि दर्रा, ये सभी आपके राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। कौन कौन से? केवला देव, रणथंभौर, सरिस्का, मरुस्थलीय, मुकुंदरा हिल्स, ये सभी आपके राजस्थान में है। चलिए आगे है गुजरात का देखते हैं। गुजरात में आपके गिर वन, मरीन, कच्छ की खाड़ी में ये आपका है मरीन, ब्लैक बक और वसंदा, ये आपके गुजरात में है। महाराष्ट्र का देख लेते हैं। महाराष्ट्र में आपके संजय गांधी जो कि बोरीवली में है, पेंच, जवाहरलाल नेहरू, और ये आपका होगा तबोदा, गुलामल और नवेगांव और नागजीरा और चंदोली, ये सभी आपके महाराष्ट्र में है राष्ट्रीय उद्यान। चलिए अगला है महावीर आपका राष्ट्रीय उद्यान आपका गोवा में है। देखिए बीपीएससी टीआर इतने में एक प्रश्न पूछा था इसी के बारे में कि महावीर राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ है, जिसमें आपका बिहार ऑप्शन दिया हुआ था। तो महावीर के नाम पे बहुत लोगों ने बिहार सेलेक्ट किया था, बट उसने इसका जो सही जवाब है गोवा होगा और उस विकल्प में गोवा नहीं दिया हुआ था। चलिए आगे देखते हैं कर्नाटक। कर्नाटक में नागरहोल, कुद्रेमुख और बन्नेरघट्टा, अंसी, बांदीपुरी, ये सभी आपके कर्नाटक में हैं। चलिए आपका केरल में कौन कौन से हैं। तो अनाई मुदी, इराविकुलम, मथिकट्टम, सोला, परामिविकुलम, सोला, पेरियार, साइलेंट वैली। देखिए केरल में पेरियार, ये आपका काफी ज्यादातर पूछता है कि पेरियार आपका कहाँ पाया जाता है राष्ट्रीय उद्यान। तो केरल में। साइलेंट वैली भी आपका केरल में, यह भी आपका महत्वपूर्ण है। तो बाकी सभी आप याद कर लीजिए या नोट कर लीजिए। चलिए भारत के राष्ट्रीय उद्यान और जीव अभ्यारण्य है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बाकी एक एक करके इस पढ़ना काफ़ी समय चला जाएगा। तो चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और इसको आप नोट कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं आगे जितने भी आपके राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य हैं आप ये देख सकते हैं। इन सभी को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सभी हैं, आप देख लीजिए। इसका भी ले सकते हैं। असम का हो गया, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे। तो अब चलिए अगला देखते हैं यूनेस्को सूची में शामिल जैव मंडल और आरक्षित क्षेत्र। इसको हम लोग देखते हैं। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र आपका जो नीलगिरी है किस किस राज्य में आता है। तो केरल में, तमिलनाडु और कर्नाटक में। और ये कब सम्मिलित किया गया था? सन 2000 में। मन्नार की खाड़ी आपकी तमिलनाडु में और इसे शामिल किया था 2001 में। सुंदरवन आपका कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, और 2001 में से शामिल किया गया था। नंदा देवी आपका उत्तराखंड में 2004 में। नोकरेक भी आपका महत्वपूर्ण, याद रखिएगा। नोकरेक कहाँ आपका? मेघालय में, ये 2009 में शामिल किया गया था। पंचमढ़ी ये आपका मध्य प्रदेश, ये आपका 2009 में। सिमलीपाल ये आपका उड़ीसा में, जो आपका सिमलीपाल है ये आपका उड़ीसा में,
इसे 2009 में सम्मिलित किया गया था। और अमरकंटक और अचान कमार ये आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है, इसे 2012 में सम्मिलित किया गया था। अगला है ग्रेट निकोबार, ये आपका अंडमान निकोबार और द्वीप समूह, ये आपका 2013 में। अगस्त्य मलाई ये आपका तमिलनाडु में और 2016 में। कंचनजंगा ये आपका सिक्किम में है और 2018 में सम्मिलित किया गया था। पन्ना, पन्ना भी याद रखिएगा, ये आपका मध्य प्रदेश में है और 2020 में इसे शामिल किया गया था। भारत में प्रथम जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत का प्रथम जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र आपका नीलगिरी है। कब इसको किया गया था? वर्ष 1986 में। भारत का प्रथम जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र आपका नीलगिरी है, जो वर्ष 1986 में स्थापित किया गया था। प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो कार्टाजेना प्रोटोकॉल आपका जैव सुरक्षा समझौता से आपका संबंधित है। इस प्रकार के जैव विविधता का उपयोग प्रजनन कार्यों में किया जाता है, तो वह है आपका आनुवंशिक विविधता। अगला है भारत को सर्वप्रथम किसने जैव भौगोलिक क्षेत्रों तथा जैव भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया? तो वह है आपका रोजर और पनवार ने जैव भौगोलिक क्षेत्रों तथा जैव भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया था। अरीबादा क्या है? तो अरीबादा कछुओं की कुछ प्रजातियों की व्यापक घोंसला प्रक्रिया है। पर्यावरण संरक्षण हेतु वर्ष 1961 में स्थापित वर्ल्ड वाइड फंड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह भी पॉइंट आपका महत्वपूर्ण है, जो पूछता है कि वर्ल्ड वाइड फंड का मुख्यालय कहाँ पे है और कब स्थापित किया गया था? तो ये आपका वर्ष 1961 में स्थापित किया गया था और ये कहाँ पे है? ओस्लो, नॉर्वे। कहाँ पे? ओस्लो, नॉर्वे। चलिए अगला पॉइंट है, किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में राष्ट्रीय पार्क स्थित है? तो सबसे अधिक जो राष्ट्रीय पार्क हैं आपके मध्य प्रदेश में। जैव सुरक्षा का कार्टाजेना प्रोटोकॉल किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जाता है? तो क्रियान्वित किया जाता है वह आपका पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा आपका क्रियान्वित किया जाता है। चलिए अगला पॉइंट है, भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी किस शहर में स्थित है? तो यह आपका जामनगर, गुजरात में। जामनगर, गुजरात में आपका भारत का जो प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी NCMB आपका स्थित है जामनगर, गुजरात में। उड़ने वाली छिपकली जिसे डेक्रो, एक उड़ने वाली छिपकली होती है जिसका नाम डेक्रो है, कहा जाता है, वह भारत में कहाँ पाई जाती है? तो उड़ने वाली छिपकली आपकी पश्चिमी घाट के वनों में पाई जाती है। देखिए उड़ने वाली छिपकली भी होती है जो कि पश्चिमी घाट के वनों में पाई जाती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो आपका नागार्जुन सागर, जो कि आपका आंध्र प्रदेश में है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड 1936 में स्थापित, जो जिम कॉर्बेट है वो आपका उत्तराखंड में है और 1936 में स्थापित किया गया था। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है और यह प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत अधिसूचित प्रथम टाइगर रिजर्व भी है। पहले इसका नाम हेली राष्ट्रीय उद्यान था। तो याद रखिए कि जिम कॉर्बेट का जो राष्ट्रीय उद्यान है जो कि आपके उत्तराखंड में है और 1936 में स्थापित किया गया था, पहले इसका नाम क्या था? हेली राष्ट्रीय उद्यान। और यह भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान और प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत इसे अधिसूचित किया गया था। क्या किया गया था? अधिसूचित प्रथम टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया था। चलिए अगला है, विश्व का कौन सा द्वीप केवल पक्षियों के लिए आरक्षित है? कौन सा द्वीप है जो भी विश्व का जो पक्षियों के लिए आरक्षित है? तो वो है आपका कजिन द्वीप। कौन सा है? कजिन द्वीप। तो ये आपका सेशल्स में है। अगला है, भारत में पक्षियों का प्रथम वनारण्य कहाँ स्थापित किया गया था? भारत में पक्षियों का प्रथम वनारण्य कहाँ स्थापित किया गया था? वह है आपका बेदा थंगल, जो कि आपके तमिलनाडु में है। चलिए अगला देखते हैं, भारत का प्रसिद्ध नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र कितने राज्यों में विस्तृत है? तो ये आपके 3 राज्यों में, 3 राज्य कौन कौन से? कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। तो 3 राज्यों में आपके नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। चलिए अगला है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस जंतु के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पे है? तो ये आपका
मध्य प्रदेश में। और किसके लिए संरक्षित है? बारहसिंघा के लिए। और देखते हैं, भारत का प्रसिद्ध फूलों की घाटी वाला राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र किन पर्वतारोहियों ने खोजा था? तो उनका नाम है फ्रैंक स्माइथ और होल्ड सरवर्थ। किसे गंगा के टाइगर की उपमा दी जाती है? तो गंगा का टाइगर इसे कहा जाता है, तो डॉल्फिन को, जो डॉल्फिन मछली होती है उन्हें गंगा का टाइगर कहा जाता है। चलिए अब देख लेते हैं प्रमुख पक्षी अभ्यारण्य। ये आपका महत्वपूर्ण है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बाकी इसे एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। चलिए, जो आपके प्रमुख पक्षी अभ्यारण्य हैं ये आपके महत्वपूर्ण है, इसको आप याद रखिए, काफी पूछता है। घाना पक्षी विहार कहाँ है? तो ये आपकी भरतपुर राजस्थान में। घाना पक्षी विहार आपके भरतपुर के राजस्थान में है। रंगनथिट्टू पक्षी विहार ये आपके मांड्या कर्नाटक में है। वेदाथंगल पक्षी विहार ये आपके कांचीपुरम तमिलनाडु में है। नीलापट्टू पक्षी विहार ये आपका नीलगौर आंध्र प्रदेश में आपका है। सुल्तानपुर पक्षी विहार ये आपका गुरुग्राम हरियाणा में है। देखिए, सुल्तानपुर पक्षी विहार आपका कहाँ पे है? तो गुरुग्राम के हरियाणा में। चलिए अगला है सलीम अली पक्षी विहार। सलीम अली पक्षी विहार ये आपका कहाँ है? तो गोवा में। चिराओ मांडवी नदी के पास, चिराओ मांडवी नदी के पास है, जो कि गोवा में। सलीम अली पक्षी विहार कहाँ है? गोवा में, बस इतना याद रखिए। कौंडिया पक्षी विहार आपके चित्तूर में है, जो कि आंध्र प्रदेश में। कौंडिया पक्षी विहार चित्तूर में। चलिए अगला है चिल्का झील पक्षी विहार। तो चिल्का से आपको याद ही होगा, ये आपका उड़ीसा में। तो चिल्का झील पक्षी विहार आपके पुरी के पास उड़ीसा में है। अगला है कुमारकाम पक्षी विहार, या इसी को कहते हैं बेबनाद। बेबनाद पक्षी विहार ये आपका केरल में है। और केरल में कहाँ? कोट्टायम में। कोट्टायम में आपका कुमारकाम पक्षी विहार या बेबनाद पक्षी विहार केरल में है। चलिए अब इस किताब में जो नीचे आपका बॉक्स में दिया हुआ है ये भी काफी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। यूनेस्को ने वर्ष 1971 में अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम के रूप में मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम प्रारंभ किया था। एक बार और सुनिए, क्योंकि ये थोड़ा आपको छोटा दिख रहा होगा। यूनेस्को ने वर्ष 1971 में अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम के रूप में मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम प्रारंभ किया था। अगला है जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि जलवायु परिवर्तन होने के कारण क्या है। तो देखिए, जलवायु परिवर्तन होने के प्रमुख कारण आपके ग्रीन हाउस गैस, जो ग्रीन हाउस गैस होती हैं, और ओजोन परत का क्षरण और प्रदूषण, इनके कारण आपका जलवायु परिवर्तन होता है। देखिए, ग्रीन हाउस गैस GHG यानी कि ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? तो ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना आपके जोसेफ फोरियर ने दिया था। जोसेफ फोरियर ने ग्रीन हाउस गैस की कंसेप्ट दिया था। अगला है किसी गैस का वैश्विक तापन विभव, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, GWP किस बातों पे निर्भर करता है? तो वैश्विक तापन विभव उस गैस के अणुओं की दक्षता एवं गैस के वायुमंडलीय जीवन काल पर आपका निर्भर करता है। तो वैश्विक तापन विभव, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल किस पर निर्भर करता है? तो याद रखिए, उस गैस के अणुओं की दक्षता एवं उस गैस के वायुमंडलीय जीवन काल पर आपका निर्भर करता है। अगला, प्राकृतिक रूप से, नेचुरली रूप से पाई जाने वाली वह ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? वह ग्रीन हाउस गैस कौन सी है जो सबसे अधिक ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है? तो वह है आपका जलवाष्प। क्या? देखिए, जलवाष्प जो ऐसा ग्रीन हाउस गैस है जो सबसे अधिक ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है। ये पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण था, तो इसको आप याद रखिए कि जलवाष्प क्या होता है, आपका प्राकृतिक रूप से सबसे अधिक ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करता है। चलिए अब देखिए,
ये जो आपका समझौता हुआ था, पेरिस समझौता, उसके बारे में देखते हैं। पेरिस समझौता कब हुआ था और क्यों हुआ था? देखिए, वर्ष 2015 में ये पेरिस समझौता आपका किया गया था। तो पेरिस समझौते में ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को सीमित करने का लक्ष्य रखा गया था। ग्रीन हाउस गैस को कम करने का लक्ष्य रखा गया था। इसके अंतर्गत यह लक्ष्य है कि 21वीं शताब्दी के अंत तक 21वीं शताब्दी के अंत तक औसत वैश्विक तापमान में वृद्धि युद्धयोग पूर्व स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस या यदि संभव हो तो 1.5 डिग्री या 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक न हो पाए। यह आपका पेरिस समझौते में लक्ष्य रखा गया था वर्ष 2015 में। कितना? 2 डिग्री सेल्सियस या 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक न हो पाए। चलिए, अगला है आपका क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल आपका कब आपका प्रभावी हुआ था? तो ये आपका वर्ष 2005 में हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल आपका 2005 में प्रभावी हुआ था। वह सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है जो वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित होता है? तो सबसे पहले कौन आपका प्रभावित होता है? तो आर्कटिक होता है और ग्रीनलैंड हिम चादर, ये आपके पहले प्रभावित होते हैं। चलिए, अगला है वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से वायुमंडल का तापमान क्यों बढ़ जाता है? तो इसका कारण यही है कि क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड सौर विकिरण की अवरक्त अंश को अवशोषित करती है। इसके कारण आपका कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से वायुमंडल में तापमान आपका बढ़ जाता है। मीथेन गैस के उत्सर्जन के प्रमुख प्राकृतिक स्रोत कौन से हैं? देखिए, जो मीथेन गैस आपकी उत्सर्जित होती है, उसके आपके प्राकृतिक स्रोत कौन कौन से हैं? तो आर्द्र भूमि यानी कि दलदली भूमि हो गई, और समुद्र हो गया, और हाइड्रेट्स हो गया। ये आपके प्राकृतिक स्रोत हैं मीथेन गैस उत्सर्जन के। अगला है ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल का विकास किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया था आपका WRI और WBCSD। WRI मतलब वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के द्वारा तथा वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट WBCSD के द्वारा आपका ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल विकास किया गया था। चलिए, अगला पॉइंट है कि विश्व के तापमानों पर आंकड़े प्राप्त करने के लिए वैश्विक वायुमंडल निगरानी स्टेशन कहाँ स्थापित किए गए थे? तो ये जो आपके वैश्विक वायुमंडल निगरानी स्टेशन जो आपके स्थापित किए गए थे आपके केन्या में, ब्राजील में और अल्जीरिया में, 3 जगह आपके वायुमंडलीय निगरानी स्टेशन आपके स्थापित किए गए हैं जो विश्व के तापमानों पर आंकड़ों को प्राप्त करता है और बताता है। चलिए, अगला है जलवायु परिवर्तन का कार्योजेनिक संकेतक किससे प्राप्त किया जाता है? तो जलवायु परिवर्तन के बारे में पता करने के लिए कार्योजेनिक संकेतक किससे प्राप्त किया जाता है? तो वह है आई स्कोर। किससे? आई स्कोर। अब ये आई स्कोर क्या होता है, इसको देखते हैं। आई स्कोर को हम लोग हिम तत्व भी कहते हैं। आई स्कोर ये जो होता है कि किसी ग्लेशियर, बहुत बड़ा ग्लेशियर हो या बर्फ की चादर हो, उसको क्या करते हैं कि छेदकर प्राप्त किया जाता है और उसमें से बेलनाकार एक नमूना प्राप्त होता है, तो वही आपका आई स्कोर होता है। तो बेलनाकार नमूना आपका प्राप्त होता है छेदकर। चलिए, अगला पॉइंट है वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में कौन सी पद्धतियां मृदा में कार्बन प्रच्छादन यानी कि संग्रहण में सहायक है? तो समुच्चवाद, अनुपद सस्यन एवं शून्य जुताई, ये सभी आपके जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में ये पद्धतियां हैं जो मृदा में कार्बन प्रच्छादन संग्रहण में सहायक होती हैं। समुच्चवाद, अनुपद संचयन एवं शून्य जुताई। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में हरित जलवायु कोष
ग्रीन क्लाइमेट फंड यानी कि GCF का फुल फॉर्म ग्रीन क्लाइमेट फंड के गठन का प्रावधान किया गया था। तो ये किया गया था कानकुन सम्मेलन में। कौन सम्मेलन में? कानकुन सम्मेलन में, जो कि मेक्सिको में किया गया था वर्ष 2010 में। हरित जलवायु कोष ग्रीन क्लाइमेट फंड के गठन का क्या उद्देश्य था? इसका उद्देश्य क्या था इसको गठन करने का? तो विकासशील देशों के जलवायु परिवर्तन का सामना करने हेतु अनुकूलन और न्यूनीकरण पद्धतियों की सहायता देना, यही उसका उद्देश्य था। अगला पॉइंट है कि अगर महासागर का पादप प्लवक जो होता है किसी कारण ये पूर्ण रूप से नष्ट हो जाए तो क्या प्रभाव होगा? तो कार्बन सिंक के रूप में महासागर की खाद्य श्रृंखला पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। जो खाद्य श्रृंखला है वो आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी। अगला पॉइंट है कि प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन आपका जेनेवा में किया गया था, और जेनेवा आपका स्विट्जरलैंड में वर्ष 1979 में प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन आपका किया गया था। ये आपका महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा कि प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन कहाँ किया गया था और कब किया गया था। वर्ष याद रखिएगा और जगह का नाम। कौन सी घटनाएं वैश्विक तापमान ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को दर्शाती हैं? तो आपके हिमालय का पिघलना, सागरीय तल में उत्थान, मौसमी दशाओं में परिवर्तन और वैश्विक तापमान में वृद्धि, ये सभी आपके वैश्विक तापमान वाली ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को दर्शाती हैं। अगला पॉइंट है कि वैश्विक तापमान के कारण एल्पाइन ग्लेशियर के पिघलने से किन दो देशों को अपने अंतर्राष्ट्रीय सीमा फिर से निर्धारित करनी पड़ेंगी? तो वे आपके इटली और स्विट्जरलैंड। जब वैश्विक तापमान होगा तो आपके एल्पाइन ग्लेशियर अगर पिघलेगी तो पिघलने के बाद क्या होगा कि इटली और स्विट्जरलैंड ये दो देश हैं जिनको अपने अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं फिर से आपके निर्धारित करनी पड़ेंगी। देखिए, ऊर्जा को बचत करने के लिए आपका पृथ्वी काल दिवस आपका मनाया जाता है, और कब मनाया जाता है उसको देखते हैं। ऊर्जा की बचत कर पृथ्वी को सुरक्षित रखने के लिए प्रत्येक वर्ष हर साल आपका मार्च के अंतिम शनिवार को पृथ्वी काल दिवस आपका मनाया जाता है, और उसका समय क्या होता है? 8:30 से 9 PM। रात में 8:30 से 9 PM के लिए बत्तियां बुझा दी जाती हैं, और यह वर्ष 2021 में 27 मार्च का पूरा विश्व में अर्थ आवर मनाया गया था। 2021 में 27 मार्च को पूरा विश्व में अर्थ आवर मनाया गया था। वर्ष 2021 में 27 मार्च का पूरा विश्व में अर्थ आवर मनाया गया। इसमें आपके टोटल 192 देशों के 7,000 से अधिक देशों ने भाग लिया। ग्रीन ग्रुप वर्ल्ड वाइल्ड फंड वार नेचर WWF जो है वर्ल्ड वाइल्ड फंड वार नेचर आयोजित यह अर्थ आवर का 15वां संस्करण था, और इसका जो थीम था उस समय पृथ्वी को बचाने के लिए जलवायु परिवर्तन। भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल की द्वितीय प्रतिबद्धता अवधि पर अपनी सहमति कब प्रदान की थी? तो ये आपकी 8 अगस्त 2017 को अपनी सहमति प्रदान की थी क्योटो प्रोटोकॉल की द्वितीय प्रतिबद्धता की अवधि पर। IPCC की पहली रिपोर्ट आपकी कब प्रकाशित हुई थी? तो वर्ष 1990 में ये आपकी प्रकाशित हुई थी। चलिए इस बुक के नीचे जो बॉक्स में दिया हुआ है उसको भी देख लेते हैं। भूटान एक कार्बन नेगेटिव देश है। भूटान जो देश है एक कार्बन नेगेटिव देश है। यह प्रतिवर्ष वायुमंडल से 6 मिलियन टन कार्बन अवशोषित करता है। कितना आपका? 6 मिलियन टन कार्बन अवशोषित करता है। चलिए आज का जो अगला टॉपिक है वो है आपका ओजोन परत क्षरण एवं प्रदूषण। चलिए देखते हैं, इसमें एक एक लाइन को देखते हैं और समझते चलते हैं। ओजोन परत वायुमंडल में किस स्तर में स्थित होती है? तो आपकी ओजोन परत समताप मंडल में स्थित। ये परत सूरज से आने वाले
जो हानिकारक किरणें होती हैं यूवी रेस से हमें बचाती हैं। चलिए अगला देखते हैं, अगला पॉइंट। ओजोन परत पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पे स्थित है? तो ओजोन परत आपकी पृथ्वी से 20 से 35 किलोमीटर ऊंचाई पे स्थित है। वर्ष 2005 में तिब्बत पठार के ऊपर ओजोन आभामंडल की खोज किसने की? तो इसकी खोज G.W. केंट मूर ने की थी। किसने की थी? G.W. केंट मूर ने। और अंटार्कटिका यानी कि दक्षिणी ध्रुव के ऊपर ओजोन परत में आपका ओजोन होल मिला था और इसे ब्रायन गार्डिनर तथा जोनाथन सैकलिन ने खोजा था। तो अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र की खोज किसने की थी? तो ब्रायन गार्डिनर तथा जोनाथन सैकलिन ने। चलिए अब देखते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, यह क्या है, किस पर्यावरणीय समस्या से संबंधित है? तो ये आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ओजोन परत के क्षय को रोकने से संबंधित है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसमें दुनिया के देश तय करते हैं कि हम सब मिलकर ओजोन परत को बचाएंगे और ऐसे गैस यानी कि केमिकल का उपयोग कम करेंगे जो इसे नुकसान पहुंचाते हैं, किसे? ओजोन परत को। चलिए अगला है, ओजोन परत को किस इकाई में मापा जाता है? तो ये आपका काफी महत्वपूर्ण है। तो ओजोन परत को किस इकाई में मापा जाता है? तो डाप्सन इकाई में। किसमें? डाप्सन यूनिट में, DU। चलिए, ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाली जो गैसें हैं CFC, हैलोजन, नाइट्रस ऑक्साइड, ट्राइक्लोरोइथिलीन, हैलोजन 1211, K01 इत्यादि गैसें हैं। चलिए देखते हैं, अगला पॉइंट है OFS। ये क्या होता है? OFS ऐसी पदार्थ जिससे ओजोन परत को कम से कम नुकसान पहुंचता है उसे OFS कहते हैं। ऐसे पदार्थ जो ओजोन परत को कम से कम हानि पहुंचाते हैं ओजोन अनुकूल पदार्थ कहलाते हैं। भारत में आपका श्रीनगर में ओजोन परत की मोटाई सर्वाधिक है। सबसे अधिक मोटाई आपकी श्रीनगर में है और त्रिवेंद्रम में सबसे कम है। और सितंबर से अक्टूबर माह के मध्य ओजोन परत की मोटाई में अधिक कमी आती है। किस महीने में? सितंबर से अक्टूबर माह में, इस मध्य में ओजोन परत की मोटाई में अधिक कमी आती है। चलिए अगला है, वायु में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार कितना होता है? तो हवा में तैरते समय छोटे छोटे कण यानी कि डस्ट स्मोक होते हैं और इनका आकार सिर्फ 5 माइक्रोन होता है, यानी कि 5 माइक्रोन से भी कम होता है, यानी कि बहुत ही छोटे होते हैं। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है एंथ्रोपोजेनिक। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण इंसानों के काम से होने वाला यह प्रदूषण है। जैव निम्नकरणीय सहित प्रदूषक पर्यावरण में किस प्रकार प्रवेश करता है? तो यह है मानव जनित प्रदूषण के कारण। जैव नष्ट न होने वाले प्रदूषक ऐसे पदार्थ जो आसानी से खत्म नहीं होते और वातावरण में जमा हो जाते हैं। चलिए अगला पॉइंट है, वे वायु प्रदूषक जो प्रदूषक स्रोत से सीधे वायु में मिलते हैं क्या कहलाते हैं? तो ये आपके प्राथमिक प्रदूषक कहलाते हैं। वे वायु प्रदूषक जो प्रदूषक स्रोत से सीधे वायु में मिलते हैं तो उन्हें हम प्राथमिक प्रदूषक कहते हैं, प्राइमरी पॉल्यूटेंट। जैसे आपका धुआं हो गया, धूल हो गया। चलिए अगला पॉइंट है, पराक्सी एस्टिल नाइट्रेट यानी कि पैन, ओजोन तथा स्मॉग धुआं किस प्रकार के प्रदूषक हैं? तो ये आपके द्वितीयक प्रदूषक हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है आपका। जो द्वितीयक प्रदूषक होते हैं, बार बार पूछता है कि बताइए कि इनमें से कौन सा आपके द्वितीयक प्रदूषक हैं। उनमें से आपका प्राथमिक प्रदूषक भी दे देता है ऑप्शन में, तो उसमें सबको छांटना होता है। देखिए, जो द्वितीयक प्रदूषक होते हैं ये हवा से सीधे नहीं मिलते हैं बल्कि अन्य गैसों से मिलकर प्रतिक्रिया करने से बनते हैं। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट, कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? तो यह है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है यह आपकी जहरीली गैस है। ये हमारे खून में
क्या करती है कि हमारे खून में ऑक्सीजन की जगह ले लेती है, जिससे दम घुटने लगता है। चलिए अगला पॉइंट है, जब अकार्बनिक पोषक जैसे फास्फेट, नाइट्रेट घुलकर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में आ जाते हैं, तो ये जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में किस घटना में वृद्धि करते हैं? तो ये करते हैं आपके सुपोषण में। किसमें? सुपोषण। जैसे पानी में ज़्यादा पोषक तत्व आने से काई और जलीय पौधे बहुत बढ़ जाते हैं और पानी गंदा हो जाता है। कि वाहन में पेट्रोल के दहन के परिणाम स्वरूप कौन सी गैस, कौन सी धातु वायु को प्रदूषित करती है? तो ये आपकी लेड है। ये भी आपका प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला है, ऐसे प्रदूषक जो सूक्ष्म जीवों जैसे कि जीवाणु आदि के द्वारा समय के साथ प्रकृति में सरल हानिकारक तत्वों में विघटित कर दिए जाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो वे कहलाते हैं आपके जैव विघटित प्रदूषक। यानी कि वे प्रदूषक जो धीरे धीरे प्राकृतिक रूप से टूट जाते हैं। तो ये आपके हैं जैव विघटित प्रदूषक। अम्ल वर्षा आपका एसिड रेन, ये भी आपका पॉइंट काफी महत्वपूर्ण है। अम्ल वर्षा के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी होती है? तो अम्ल वर्षा के लिए आपकी नाइट्राइट ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड आपके उत्तरदायी होते हैं। जब ये गैसें बारिश के पानी में घुल जाती हैं या मिल जाती हैं, तो पानी आपका अम्लीय हो जाता है। अम्ल वर्षा से मृदा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अम्ल वर्षा से मृदा का पीएच मान आपका कम हो जाता है, जो उसका पीएच मान होता है कम हो जाता है। जैसे क्या होता है कि जब अम्ल वर्षा होता है तो मिट्टी जो होती है वो अम्लीय हो जाती है, और जब अम्लीय हो जाती है, यानी कि अम्लीय का मतलब कि खट्टी बोल सकते हैं, अम्लीय हो जाती है तो पौधों की खेती को नुकसान पहुंचाता है। कौन? अम्ल वर्षा, क्योंकि उसका पीएच मान कम हो जाता है। एस्बेस्टस फाइबर से युक्त वातावरण में अधिक समय तक रहने से कौन सा रोग हो जाता है? तो वो हो जाता है आपका एस्बेस्टोसिस रोग आपका हो जाता है। इसमें क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक एस्बेस्टस यानी कि छत, पाइप या फाइबर वाली चीजों के धूल में रहता है तो उसके फेफड़ों में बीमारी हो जाती है। चलिए अगला है, जैव उपचारण से तात्पर्य है। तो जैव उपचारण से क्या तात्पर्य है? तो जीवों द्वारा पर्यावरण से विषाक्त पदार्थों का निष्कासन। इसमें क्या? चलिए अगला पॉइंट है, रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक के रूप में भरी जाने वाली गैसों का विपणन सामान्यतः मेफ्रॉन ब्रांड नाम के अंतर्गत किया जाता है। किस ब्रांड के नाम? मेफ्रॉन ब्रांड के नाम अंतर्गत किया जाता है। ये सामान्यतः हेलोनिक हाइड्रोकार्बन के होते हैं। इसके अतिरिक्त बड़े संयंत्रों में अमोनिया NH3 भी प्रशीतक के रूप में प्रयोग की जाती है। अगला है, जैव उपचार यदि प्रदूषण प्रभावित क्षेत्र में किया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है स्वस्थानीय जैव उपचार। क्या कहता है? स्वस्थानीय जैव उपचार। अगला पॉइंट है, यदि प्रदूषित पदार्थ को किसी अन्य स्थान पर ले जाकर उसका जैव उपचार किया जाए तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं बाह्य स्थानीय जैव उपचार। बाह्य स्थानीय जैव उपचार प्रदूषकों को जड़ों व पत्तियों में संग्रहित कर जो उपचार करना क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं फाइटो निष्कर्षण। क्या बोला जाता है? फाइटो निष्कर्षण। बॉक्स में दिया गया है, ओजोन परत की खोज किसने की थी? तो चार्ल्स फैब्री ने एवं हेनरी बुसान ने। चार्ल्स फैब्री और हेनरी बुसान ने इसकी खोज की थी। किसकी? ओजोन परत की। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट, चेरनोबिल जो कि आपके यूक्रेन में स्थित है, परमाणु केंद्र में नाभिकीय दुर्घटना कब हुई थी? तो ये आपकी हुई थी 26 अप्रैल 1986 को। ये आपकी जो नाभिकीय दुर्घटना हुई थी। अब देखिए प्रदूषक और प्रदूषक के क्या दुष्प्रभाव हैं उसको देखते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, किसके दुष्प्रभाव क्या है? स्वास्थ्य संबंधी रोग होते हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड से क्या होता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र संबंधी समस्याएं आपकी उत्पन्न होती हैं। धूलकण से क्या होते हैं? यकृत और वृक्क को क्षति पहुंचता है, और शीशा से आपका कैंसर। चलिए अगला पॉइंट है कि भारत की कौन सी नदी अपने प्रदूषकों के कारण जैविक मरुस्थल कहलाती है? तो है आपकी दामोदर नदी।
पेयजल में नाइट्रेट की मात्रा अधिक होने से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है? तो नाइट्रेट से होने वाला रोग आपका ये भी आपका जो प्रश्न है काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसको भी आप अच्छे से याद रखिए। तो कौन सा रोग होता है? तो ब्लू बेबी सिंड्रोम या मिथेनोग्लोबोनियमिया। क्या है? ब्लू बेबी सिंड्रोम अथवा मिथेनोग्लोबोनिमिया, ये आपका रोग होता है। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। सिगरेट के धुएं में कौन सा प्रमुख प्रदूषक पाए जाते हैं? तो सिगरेट के धुएं में आपका कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन होता है, जो कि काफी हानिकारक होता है। ग्रीन मफलर किस पर्यावरणीय समस्या से संबंधित है? तो ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? तो ध्वनि प्रदूषण से। देखिए, ग्रीन मफलर याद करने का एक छोटा सा ट्रिक है कि जब मफलर कब पहना जाता है? मफलर पहन के कान को ढका जाता है ताकि कान में आपकी ठंड ना लगे, यानी कि हवा ना पास करे। हवा मतलब आप जोड़ लीजिए उसको ध्वनि से, कि मफलर लगाएंगे तो कान बंद होगा तो ध्वनि आपकी नहीं आएगी। तो ग्रीन मफलर किस पर्यावरणीय समस्या से संबंधित है? तो ध्वनि प्रदूषण से। अधूरे प्रज्वलन के कारण कार से कौन सी गैस निकलती है? जब अधूरा आपका ये जलता है तो कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। पॉलीथीन थैलियों को नष्ट क्यों नहीं किया जा सकता? तो कारण इसका यही है कि ये पॉलीथीन आपकी पॉलीमर से बनी होती हैं और काफ़ी ये आपके मजबूत होती हैं, ये आपकी सड़ती गलती नहीं है। अगला है कि भोपाल गैस त्रासदी में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से किस गैस का रिसाव हुआ था? ये प्रश्न भी आपका महत्वपूर्ण है। तो मिथाइल आइसोसाइनाइड, क्या नाम था? मिथाइल आइसोसाइनाइड, MIC। ये आपके भोपाल गैस त्रासदी में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से ये आपका गैस निकला था, जिसमें बहुत लोग मारे गए थे। अगला पॉइंट है कि इंसिनरेटर्स का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो इंसिनरेटर का प्रयोग कूड़े कचरे को जलाने के लिए किया जाता है, चलिए अगला पॉइंट है, भारत में जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो वर्ष 1974 में। जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम आपका 1974 में लागू किया गया था। कौन सा ईंधन न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है? कौन सा ईंधन है जो बहुत ही कम वायु प्रदूषण करता है? तो वह है आपका हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन है, सबसे कम इससे वायु प्रदूषण होता है। सुपरसोनिक जेट विमानों में, यानी कि सुपरसोनिक जेट विमानों से निकलने वाली कौन सी गैस ओजोन परत को क्षति पहुंचाती है? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड आपकी सुपरसोनिक जेट विमानों से निकलती है। अगला पॉइंट है, पार्थेनियम, यह एक आपका गाजर घास है, कि परागकणों से कौन सा रोग होता है? तो पार्थेनियम से आपके चर्म रोग एवं दमा की बीमारी आपकी होती है। लाइकेंस किस प्रकार के प्रदूषक के सबसे अच्छे संकेतक होते हैं? जो ये लाइकेंस होते हैं, यह आपके वायु प्रदूषण के सबसे अच्छे प्रदूषक होते हैं। जहाँ पे लाइकेंस आपका नहीं दिखता है, समझिए कि वहाँ का वातावरण, यानी कि वहाँ पे वायु प्रदूषण अधिक है। जहाँ पे लाइकेंस आपके दिखाई देते हैं, समझिए कि वहाँ का जो वातावरण है, यानी कि वायु प्रदूषण वहाँ पे बहुत ही कम है या एकदम नहीं है। अगला है, नाभिकीय ऊर्जा के उपयोग से किस प्रकार का प्रदूषण होता है? तो उष्मीय प्रदूषण। कौन सा? उष्मीय प्रदूषण। अब है, इटाई रोग किस धातु के कारण होता है? तो इटाई रोग आपका कैडमियम धातु के कारण होता है। चलिए अगला पॉइंट है, सीसा रहित पेट्रोल में उचित ऑक्टेन मान प्राप्त करने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो उसमें मिलाया जाता है आपका बेंजीन, टाइलून एवं जाइलिन। क्या क्या है? बेंजीन, टाइलून एवं जाइलिन। बेंजीन के कारण कौन सा रोग होने की संभावना होती है? तो आपका रक्त कैंसर, ब्लड कैंसर आपका बेंजीन के कारण आपका होने की संभावना बढ़ जाती है। सिलिकोसिस तथा एस्बेस्टोसिस नामक रोग किस प्रकार के धूलकणों से होता है? तो ये होता है आपका सिलिका तथा एस्बेस्टस युक्त धूलकणों से। क्या नाम है उसका? सिलिका तथा एस्बेस्टस युक्त धूलकणों से आपका सिलिकोसिस एवं एस्बेस्टोसिस नामक रोग आपका होता है। सीसा रहित पेट्रोल में उचित ऑक्टेन मान
प्राप्त करने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो उसमें मिलाया जाता है बेंजीन, टाइल्यून एवं जाइलिन। बेंजीन के कारण कौन सा रोग होने की संभावना अधिक होती है? तो बेंजीन के कारण आपका रक्त कैंसर आपका होने की संभावना बढ़ जाती है। सिलिकोसिस तथा एस्बेस्टोसिस नामक रोग किस प्रकार के धूलकणों से होता है? तो ये होते हैं आपके सिलिका तथा एस्बेस्टस युक्त धूलकणों से आपके सिलिकोसिस एवं एस्बेस्टोसिस नामक रोग आपके होते हैं। भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाले प्रमुख प्रदूषक तत्व कौन से हैं? तो जो भूमिगत जल होता है उसे प्रदूषित करने वाले जो प्रदूषक तत्व हैं आर्सेनिक तथा फ्लोराइड। क्या है? आर्सेनिक तथा फ्लोराइड। अगला देखते हैं, कोयला उद्योग में संलग्न व्यक्तियों को सामान्यतः कौन सा रोग हो जाता है? जो कोयला कारखानों में काम करते हैं उन्हें कौन सा रोग हो जाता है? उन्हें हो जाता है न्यूमोकोनियासिस। कौन सा रोग? न्यूमोकोनियासिस रोग आपका हो जाता है। चलिए अगला पॉइंट है, भारत में प्राय सभी अपमार्जकों में किस पदार्थ की अधिकता पाई जाती है? जो भारत में जो आपके सभी अपमार्जकों में किस प्रकार की अधिकता पाई जाती है? तो उसमें फास्फेट की अधिकता पाई जाती है। किस उद्योग में संलग्न लोगों में बिसिनासिस रोग से ग्रस्त हो जाने की जोखिम रहता है? तो ये जो आपका कपड़ा उद्योग होता है उसमें जो लोग कार्य करते हैं उनको बिसिनासिस, कौन सा रोग? बिसिनासिस रोग से ग्रस्त हो जाते हैं। चलिए, जल में कार्बनिक यौगिकों का मापन सामान्यतः किस पद्धति से किया जाता है? तो क्रोमेटोग्राफी से। ब्लैकफुट नामक रोग किस कारण होता है? तो ब्लैकफुट रोग आपका पेयजल में आर्सेनिक की अधिकता के कारण होता है। जब जल में आर्सेनिक की मात्रा अधिक हो जाती है तो उसमें आपका ब्लैकफुट रोग आपका हो जाता है। किस पदार्थ को जलीय विषाक्त पदार्थ की अवशोषक के रूप में जाना जाता है? तो वह आपके जलकुंभी। दोस्तों, अगर यह सेशन आपको पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और इस चैनल पे आपके बीपीएससी जो घटना चक्र की किताब आती है 38वीं से लेकर 17वीं तक, उन सभी प्रश्नों को इस चैनल पे कराया गया है। आपके प्रीवियस ईयर प्रश्नों को जाके आप देख सकते हैं। इस बुक से केवल कितने प्रश्न आपके पूछे गए थे बीपीएससी टियर 3 में, उसका भी प्रूफ दिया गया है, तो उस वीडियो को भी जाके आप देख सकते हैं। इस पदार्थ को जलीय विषाक्त पदार्थों के अवशोषक के रूप में जाना जाता है, तो वो है आपकी जलकुंभी। ग्लोबल वार्मिंग के फलस्वरूप जलवायु में होने वाले परिवर्तन का मापन कैसे किया जाता है? तो उसका मापन किया जाता है रेडियो सक्रिय फोर्सिंग के द्वारा। किसके द्वारा? रेडियो सक्रिय फोर्सिंग के द्वारा आपका ग्लोबल वार्मिंग के फलस्वरूप जलवायु में जो होने वाले परिवर्तन है उसको मापा जाता है। जीरोडर्मा पिगमेंटोसम नामक रोग किस प्रकार के विकिरण के प्रति संवेदनशील व्यक्तियों को होता है? बताइए। ये होता है आपकी पैराबैग्निक विकिरण से। किससे? पैराबैग्निक विकिरण से। चलिए अब देखते हैं कुछ वायु प्रदूषक और उससे प्रभावित होने वाले आपके अंग। एस्बेस्टस धूल, इससे क्या होता है कि फेफड़े को हानि पहुंचती है। सीसा क्या करता है? मस्तिष्क को प्रभावित करता है। पारा क्या करता है? उदर को। और कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त वाहिकाएं को ये आपकी प्रभावित करता है। चलिए अब इसमें जो पॉइंट बॉक्स में दिया गया है और नीचे जो बॉक्स में दिया गया है उसको देखते हैं। इंडोर वायु प्रदूषण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक रेडान गैस है। क्या है? इंडोर वायु प्रदूषण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक रेडान गैस है। इससे फेफड़ों का कैंसर एवं रक्त कैंसर होता है। किससे? रेडान गैस से। पर्यावरणीय संस्थाएं एवं संगठन। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसकी स्थापना आपकी हुई थी वर्ष 1972 में और इसमें कितने सदस्य हैं? 193। और इसका मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी, केन्या। किसका? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का। वैश्विक, क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय पर्यावरण परिस्थितियों एवं प्रवृत्तियों का आकलन करना एवं राष्ट्रीय पर्यावरणीय उपकरण विकसित करना इसका उद्देश्य है। अगला है IUCN। ये आपका महत्वपूर्ण है। IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसकी स्थापना आपकी अक्टूबर 1948 में हुई थी और इसका मुख्यालय आपका कहाँ है? ग्लांड, जो कि स्विट्जरलैंड में है। और इसमें कितने सदस्य हैं टोटल? 1300। इसका उद्देश्य लिखते हैं। यह प्राकृतिक संरक्षण तथा प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग के क्षेत्र में कार्य करता है। किसी में कार्य करता है?
प्राकृतिक संरक्षण तथा प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग के क्षेत्र में कार्य करता है। अगला है वन्य पादप एवं जंतुओं की संकटपूर्ण प्रजातियों के व्यापार पर अंतर्राष्ट्रीय अधिसमय या वाशिंगटन कन्वेंशन स्थापना। तो इसकी स्थापना आपकी 1973। मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड में। और सदस्य कितने हैं? 183। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वन्य जीवों एवं पादपों की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उनकी उत्तरजीविका के लिए संकट उत्पन्न न करे। अगला है वन्य जंतुओं की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर अभिसमय स्थापना। तो इसकी स्थापना आपकी वर्ष 1979 में हुई थी और मुख्यालय आपके मुख्यालय इसका बॉन जर्मनी में है और सदस्य आपके 313 हैं। इसका उद्देश्य है यह अभिसमय प्रवासी पशु पक्षियों के संरक्षण के लिए वैश्विक मंच प्रदान करता है। क्या करता है? यह अभिसमय प्रवासी पशु पक्षियों के संरक्षण के लिए वैश्विक मंच प्रदान करता है। अगला संगठन है विश्व वन्य जीव कोष। यह भी आपका महत्वपूर्ण है, इसको भी आप अच्छे से याद रखिए। वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर। तो इसकी स्थापना आपकी वर्ष 1961 में हुई थी और इसमें टोटल 100 सदस्य हैं और मुख्यालय आपका ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। इसका मुख्यालय कहाँ है? ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। इसका उद्देश्य है यह पर्यावरण संरक्षण, शोध एवं पुनः स्थापना के लिए कार्य करता है। यह पर्यावरण संरक्षण, शोध एवं पुनः स्थापना के लिए कार्य करता है। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1922 में और इसके सदस्य हैं टोटल 121 और मुख्यालय है कैम्ब्रिज यूके में। और इसकी स्थापना वर्ष 1922 में और मुख्यालय कैम्ब्रिज यूके में है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? यह पक्षियों एवं उनके आवासों का संरक्षण करके वैश्विक जैव विविधता का संरक्षण करता है। अगला है वर्ल्ड इंस्टीट्यूट। वर्ल्ड इंस्टीट्यूट, इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1974 में और मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। इसका उद्देश्य देखते हैं। इसका उद्देश्य पौष्टिक भोजन एवं नवीकरणीय ऊर्जा तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना है। इसका उद्देश्य पौष्टिक भोजन एवं नवीकरणीय ऊर्जा तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना है। चलिए अगला है ग्रीन पीस। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1971 में। मुख्यालय इसका एम्स्टर्डम में है जो कि नीदरलैंड्स में है। इसका उद्देश्य है यह वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों यानी कि जलवायु परिवर्तन, निर्वनीकरण, आनुवंशिक अभियांत्रिकी आदि पर ध्यान केंद्रित करता है। अगला है वेटलैंड्स इंटरनेशनल। इसका स्थापना हुई थी वर्ष 1966 में और इसका मुख्यालय है वेजनिंजन जो कि नीदरलैंड्स में है। इसका उद्देश्य है यह आर्द्रभूमियों के क्षरण को रोकने एवं नष्ट आर्द्रभूमियों को पुनः पूर्वावस्था में लाने के लिए कार्य करता है। चलिए अगला जो है आपका रॉटरडम कन्वेंशन। तो इसकी स्थापना 1998 में हुई थी और सदस्य 157 है और मुख्यालय कहाँ है? रॉटरडम में जो कि नीदरलैंड में है। जो इसका नाम है वहीं पे इसका मुख्यालय है जो कि नीदरलैंड में है। इसका उद्देश्य मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण को हानिकारक प्रभाव से सुरक्षा हेतु पक्षकार राष्ट्रों के मध्य हानिकारक अपशिष्टों के अंतर्राष्ट्रीय संबंध में व्यापार सहकारी प्रयासों पर बल देना है। चलिए अगला संस्था है स्टॉकहोम सम्मेलन। तो स्टॉकहोम सम्मेलन की स्थापना आपकी वर्ष 2001 में की गई थी और सदस्य आपके 152 है और इसका मुख्यालय आपका स्टॉकहोम स्वीडन में है। ये भी आपका स्टॉकहोम सम्मेलन भी आपका महत्वपूर्ण है। यह अनवरत जैविक प्रदूषकों के प्रयोग को समाप्त करने अथवा उन पर प्रतिबंध लगाने के लिए कार्य करता है। चलिए अगला है विविध, जो कि आपके इसमें सभी मिक्स आपके टॉपिक मिलेंगे। और अगर आपको महेश कुमार बर्नवाल की जो एनसीईआरटी सार संग्रह है उसमें से आपको किस विषय का मैराथन चाहिए आप कमेंट करके जरूर बताएं। पगमार्क तकनीकी का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो पगमार्क तकनीक का उपयोग वन्य जंतुओं के जनसंख्या के आकलन के लिए
किया जाता है। एजेंडा 21, देखिए एजेंडा 21 भी आपका महत्वपूर्ण है। एजेंडा 21 का संबंध किससे है? तो ये आपका सतत विकास से। और रियो डी जेनेरियो के पृथ्वी सम्मेलन आपका 1992 में प्रस्तुत की गई थी, एजेंडा 21। अगर आप एजेंडा 21 को विस्तार से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। बाकी ये जो महत्वपूर्ण एनसीईआरटी में जो दिए गए हैं, हूबहू लाइन को इसमें दिया गया है, आप ये फैक्ट आप याद रखिए। इको मार्क, इको मार्क क्या है? तो इको मार्क आपका पर्यावरण अनुकूलन उत्पादों को भारतीय मानक ब्यूरो BIS द्वारा प्रदान किया गया है। तो ये आपका इको मार्क चिन्ह होता है, जो कि मार्क लगता है तो किस लिए होता है? पर्यावरण अनुकूल उत्पादों के भारतीय मानकों ब्यूरो BIS द्वारा प्रदान किया गया यह प्रमाण चिन्ह होता है, उनके द्वारा यह चिन्ह दिया जाता है। अगला पॉइंट है कि ग्लोबल 500 पुरस्कार किस क्षेत्र में विशेष उपलब्धियों हेतु प्रदान किया जाता है? तो ग्लोबल 500 पुरस्कार आपका पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। अब देखते हैं ग्लोबल 500 पुरस्कार के बारे में। ग्लोबल 500 पुरस्कार वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा स्थापित किया गया। वर्ष 1987 में अनिल अग्रवाल, कौन? अनिल अग्रवाल, इन्होंने भारत के पर्यावरणीय स्थित रिपोर्ट 1982 प्रस्तुत की थी। कौन सी रिपोर्ट? 1982 प्रस्तुत की थी। तथा वर्ष 2003 में डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक, जो कि आपके सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक हैं, को यह पुरस्कार प्रदान किया गया था, जो कि आपके सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक आपके थे, इनको पुरस्कार प्रदान किया गया था। चलिए अगला पॉइंट है, किस देश के प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाया जाता है? यानी कि हर माह के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। वो देश कौन सा है? तो सिएरा लियोन। कौन है? सिएरा लियोन। किस पर्यावरण कार्यक्रम को वृक्ष मानव कहा जाता है? तो चंडी प्रसाद भट्ट। चिपको आंदोलन से यह आपके संबंधित है। कौन? चंडी प्रसाद भट्ट। किस पर्यावरण कार्यक्रम को वृक्ष मानव कहा जाता है? तो चंडी प्रसाद भट्ट को। अगला पॉइंट है, राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार किस लिए प्रदान किया जाता है? तो यह किया जाता है आपका स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास क्षेत्र में योगदान के लिए। स्वच्छ एवं प्रौद्योगिकी एवं विकास क्षेत्र के योगदान के लिए। चलिए अगला है, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान स्थित है। तो राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान आपका नागपुर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? नागपुर में। पेरियार गेम अभ्यारण्य, जो कि आपके केरल के, किस लिए प्रसिद्ध है? तो पेरियार गेम अभ्यारण्य आपका बाघों के लिए प्रसिद्ध है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट कहाँ स्थित है? तो ये आपकी नई दिल्ली में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में है। भारत सरकार द्वारा किस वर्ष केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया था? तो इसका किया गया था वर्ष 1982 में। किसका? केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, भारत की जलवायु परिवर्तन का प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब प्रकाशित हुई थी? तो वर्ष 2008 में। जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना वर्ष 2008 में आपकी प्रकाशित हुई थी। चलिए यह किताब आपकी एनसीईआरटी आधारित है और एनसीईआरटी के हूबहू लाइन को यहाँ पे दिया गया है, जो आपके महत्वपूर्ण है। तो ये आपके 6 से 12 की जो एनसीईआरटी की बुक है उसका निचोड़ है, क्योंकि 1 से 5 तो ज़्यादातर आपके प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। 6 से 10 तक या 6 से 12 तक की जो एनसीईआरटी की किताब है वहीं से किसी भी कंपटीशन में आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट, भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये आपका देहरादून में, देहरादून उत्तराखंड में भारतीय वन्यजीव संस्थान। हरित अर्थव्यवस्था में हरित जीडीपी की संकल्पना प्रस्तुत करने वाले प्रथम देश कौन सा है? वो है आपका चीन। हरित अर्थव्यवस्था में हरित जीडीपी की संकल्पना प्रस्तुत करने वाला पहला देश कौन सा है? आपका चीन। पारिस्थितिकी अस्थायी वित्तीय व्यक्तियता, यह किस आंदोलन का नारा था? तो यह आपका चिपको आंदोलन का नारा था। क्या नाम था? अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान केंद्र आपकी झांसी में, झांसी उत्तर प्रदेश। झांसी उत्तर प्रदेश में आपका स्थित है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र आपके झांसी में स्थित है। बार बार रिपीट कर रहे हैं, इसको आप सुनते जाइए। चलिए अगला है, अमृता देवी स्मृति पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? तो अमृता देवी आपकी स्मृति पुरस्कार वन एवं वन्य जीव सुरक्षा हेतु किए गए कार्यों के लिए दिया जाता है। चलिए ये पॉइंट आपका महत्वपूर्ण है। कौन सा जंतु विश्व वन्य जीव कोष का शुभंकर क्या है? तो वह है आपका पांडा। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के गठन से पूर्व इस मंत्रालय का नाम क्या था? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का
पहले इसका नाम महासागर विकास मंत्रालय था। चलिए अगला है, यमुना एक्शन प्लान औपचारिक रूप से कब प्रारंभ किया गया? तो ये किया गया था वर्ष 1993 में। शासक कावा पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो ये किया जाता है पर्यावरण संरक्षण एवं प्रबंधन के क्षेत्र में। चलिए अब देखते हैं आंदोलन और उससे संबंधित व्यक्ति। तो ये आंदोलन और उससे संबंधित व्यक्ति, ये नाम आप याद रखिए, ये भी आपका काफी महत्वपूर्ण है। चिपको आंदोलन, तो चिपको आंदोलन जो इससे संबंधित व्यक्ति थे आपके सुंदरलाल बहुगुणा थे, गौरा देवी थी और चंडी प्रसाद भट्ट थे, ये तीनों लोग थे। देखिए चिपको आंदोलन से भी प्रश्न आपके काफी बनते हैं, तो इन कौन कौन से संबंधित थे उनका नाम याद रखिए। तीनों में से कोई भी नाम आपका दे सकता है। नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये आपके मेघा पाटकर और बाबा आमटे। कौन कौन? मेघा पाटकर और बाबा आमटे। मैती आंदोलन, तो मैती आंदोलन आपके कल्याण सिंह रावत से संबंधित है। बिश्नोई आंदोलन आपका संत जाभोजी अमृता देवी बिश्नोई। तो अमृता देवी बिश्नोई आपका इसमें महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिए, बिश्नोई आंदोलन से संबंधित है। चलिए देखते हैं, प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था रियो डी जेनेरियो, ब्राजील, वर्ष 1992 में। अखिल भारतीय बाघ गणना 2022 के अनुसार बाघ जनसंख्या वाले शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं? ये 2022 के अनुसार हैं, तो मध्य प्रदेश में 785, कर्नाटक में 563 और उत्तराखंड में 560। और आप कमेंट करके बताइए कि इस समय वर्तमान में टोटल कितने आपके बाघ हैं। चलिए अब जो ये बॉक्स में पॉइंट दिया हुआ है उसे देखते हैं। कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन को UNEP द्वारा फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इकोलॉजी की उपाधि दी गई थी। किससे? जो कृषि वैज्ञानिक है MS स्वामीनाथन को UNEP द्वारा फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इकोलॉजी की उपाधि दी गई थी। इकोनॉमिक इकोलॉजी की उपाधि दी गई थी। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन और संधियां, देखिए ये भी आपका टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है। बाकी इसमें दिए गए हैं आपके टोटल 26, पर इसमें आपको सभी नहीं याद करना है, जो महत्वपूर्ण है उसको याद करने हैं। जो सम्मेलन हुए थे और किस वर्ष सम्मेलन ये हुए थे, सन भी याद करना है, और इसमें कुछ आपके जो निर्णय लिए गए थे उसे भी आप याद कर लीजिए। तो कौन कौन से महत्वपूर्ण है आप सभी मत याद रखिएगा। देखिए आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बताते हैं इसमें से कौन कौन सा आपको याद करना है। देखिए ये हो गया आपका स्टॉकहोम सम्मेलन, आपका हेलसिंकी सम्मेलन हो गया, मॉन्ट्रियल सम्मेलन हो गया, और आपका रियो सम्मेलन हो गया, और आपका क्योटो सम्मेलन हो गया, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया, मॉन्ट्रियल सम्मेलन हो गया लगभग। और इसमें आप याद करिए पेरिस सम्मेलन हो गया आपका। ऐसे कुछ आपके सम्मेलन हैं जो महत्वपूर्ण हैं, आप उसको याद रखिए। चलिए अब एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे तो काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप नोट करके याद करिए। चलिए अगर अगला जो मैराथन है आपको किस सब्जेक्ट का चाहिए, आप वीडियो में कमेंट कीजिए, उसका मैराथन मैं लेके आऊँगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में।